नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब इस वीडियो में हम अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के पहले टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इस सीरीज़ में क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक सीखने को मिलेंगे, उसके बारे में एक डिटेल मैंने दिया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको यहाँ कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? किस इवेंट को, क्या ये कोई इवेंट है या कोई प्रोसेस है? क्या ये आज भी चल रहा है? और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इन सब चीज़ों के बारे में 1-2 मिनट का छोटा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ना, इसका कोई डेट नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे किस दिन शुरू हुआ, आपको वो बंदा बता सकता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ इसका कोई डेट। दूसरी बात, क्या ये कोई इवेंट है? क्या ये बॉस्टन टी पार्टी जो हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, क्या ये बॉस्टन टी पार्टी जैसा कोई एक इवेंट है कि इस दिन ये घटना घटी और वो खत्म हो गई? तो ऐसा भी नहीं है, ये कोई एक इवेंट नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो क्या है और कब हुआ, कैसे हुआ, आज किस किस दौर से वो गुजर रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर आज भी रिवॉल्यूशन कंटिन्यूड है, इन सब के बारे में तो बात होगी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब नहीं था, उससे पहले दुनिया कैसी थी? लाइफ बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्यों ना शुरुआत इसी से की जाए कि लाइफ बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसा था। अगर हमें ये पता चल जाए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले दुनिया कैसी थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उस दुनिया को कैसे बदला, ये सीखने में और इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उसे टैकल करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले दुनिया कैसी थी। तो दुनिया का एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले दुनिया कैसी थी। तो पहला पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने लिख रखा है डोमेस्टिक सिस्टम और पुटिंग आउट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? आज अगर आप देखेंगे कि अगर कोई काम पे जाता है, अगर वो फैक्ट्री में जा रहा है, अगर वो फैक्ट्री वर्कर है, तो क्या, अगर कोई स्टील इंडस्ट्री में काम करता है तो वो स्टील बनाने का सारा जो सामान है, मिनरल ओर्स हैं, कोयला है, पानी है, सब घर पे लाके वहाँ पे आग ब्लास्ट फर्नेस थोड़ी खोल लेता। वो क्या करता है, वो सुबह सुबह उठेगा, टिफिन बॉक्स में रोटी सब्जी पैक करेगा और फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ काम करेगा, खाना खाएगा, फिर काम करेगा और घर आएगा। इसका मतलब क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारखाने में है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कारखाने में। उसे जो भी चीज़ चाहिए स्टील प्रोड्यूस करने के लिए, वो कारखाने में उसे मिलता है। कौन मुहैया करवाता है उसे? कैपिटलिस्ट क्लास, उस फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं। तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं, ये पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो मीन्स प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ? फैक्ट्री में ही, फैक्ट्री में ही प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ऐसा नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो सिस्टम था उसे हम फैक्ट्री सिस्टम नहीं, डोमेस्टिक सिस्टम या पुटिंग आउट सिस्टम कहते थे। इस सिस्टम में अगर मुझे मान लो कि एक एक्स, ये एक कोई आइटम है, इसे प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, इनपुट्स ए, बी और सी, ये हमारे इनपुट्स हैं। एक्स प्रोड्यूस, ये एक आइटम है, इसे प्रोड्यूस करने के लिए ए, बी और सी 3 इनपुट चाहिए। तो अगर मुझे ये ये प्रोडक्शन करना है एक्स का, तो मैं ये ए, बी, सी 3 इनपुट जो है वो एक ऐसे कारीगर को दे दूंगा, या कारीगरों के समूह को, या परिवार के पहले परिवार में भी काम चलता था, एक परिवार किसी एक चीज़ को बनाने में एक्सपर्टीज रखता था, तो उस परिवार को मैं ये तीनों इनपुट प्रोवाइड करवाऊंगा और वो मुझे वो सामान अल्टीमेटली बना के देगा और वो सामान मेरा हो जाएगा, वो सामान मेरा हो जाएगा और मैं उसे क्या करूंगा इसके बदले? वेज दूंगा। वेज, ये सैलरी नहीं होती थी, ये कोई महीने या साल के हिसाब से बंधी हुई तनख्वाह नहीं होती थी, ये वेज होता था। एक काम किया तो उससे 100 रुपये मिले, दूसरा काम करेगा और हो सकता है 150 रुपये मिल जाए। तो ये सिस्टम चला करता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले। अब दूसरी बात देखते हैं कि दूसरा पॉइंट जब जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फार्मिंग वाज अ मेजर ऑक्यूपेशन। और ये कितना मेजर था इसका अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि एक स्टडी के हिसाब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 80 लोग खेती कर रहे हैं। अब आप सोचिए क्या कि 80 लोगों की खेती करने की जगह है, 80 लोग अगर 80 के 80 खेती करने लगे, 80 के 80 चावल उगाने लगे,
धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, मेज उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, तो वो खाएगा कौन? सब तो इसके लिए इसके बाद क्या होता था कि ये 80 लोग सिर्फ अपने सेल्फ नीड के लिए प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि अगर सभी लोग मिलके इतना प्रोडक्शन करने लगे कि उनके खाने के बाद भी बहुत बच रहा है, तो उसका करेंगे क्या? वो 1 क्विंटल गेहूं तो नहीं खा जाएगा ना, कोई खाएगा वो हिसाब का ही। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन था, और ये महज ऑक्यूपेशन नहीं था, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक लाइफस्टाइल था, लोगों के लिए एक जीवन शैली बन गई थी। सुबह उठते थे, बैलों को नहलाया धुलाया, हल लगाया, और जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक किसान खेत जोत रहा है यहाँ पे। तो ये फार्मिंग एक्टिविटी एक जीवन शैली बनी हुई थी, ये एक काम नहीं था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज मेनली फॉर कंजम्पशन, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मेनली फॉर कंजम्पशन, अभी अभी मैंने बताया कि अगर 80% पॉपुलेशन खेती में लगा रहेगा, जब खेती में लगे रहेंगे लोग 80%, तो वो सभी ने अगर इतना एक्सेस प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो फिर वो उसे खरीदने वाला कौन रहेगा? 20% लोग कितना खा लेंगे? 80% लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ सरप्लस खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। और सिर्फ ये प्रोडक्शन ओनली फॉर कंजम्पशन, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में सीमित नहीं था। अगर कोई कुछ और भी गुड्स बना रहा है, अगर किसी को अगर शू बनाना है, कोई फैमिली अगर शू बनाने में महारत रखता है, तो वो जूते किसके लिए बनाएगा? 5 लोग हैं तो पांच जोड़े जूते अपने परिवार के लिए बनेंगे, और थोड़े बहुत 5-10 और बना लेगा कि आसपास में बेच सके। अब वो ऐसा तो नहीं है कि 2000 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस कर लेगा, ये नहीं करेगा वो। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन था, चाहे वो खेती में हो या फिर और भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन, वो सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए होता था। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हुआ करता था? तो बहुत सीधी सी बात है, जो फोटो देख रहे हैं आप, ये ऐसा ही हुआ करता था। किसी को अगर कहीं जाना हो तो घोड़े गधे निकालेंगे, उसे बग्गी में जोड़ेंगे, बग्गी में बैठेंगे, चाय नाश्ता पैक किया, सुबह निकले, और अगर पास में भी कहीं जाना है तो शाम हो ही जाती थी पहुंचते पहुंचते। क्योंकि इनकी स्पीड क्या रहती होगी, आप खुद सोचिए। अगर किसी को आज आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं, आप भारत के किसी भी कोने में हो सकते हैं, हो सकता है आप नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है आप एकदम साउथ में, हो सकता है आप नॉर्थ में, हो सकता है एज वेस्ट एज गुजरात में हो, लेकिन आप सभी ये लेक्चर बिना किसी मुसीबत के देख पा रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है। अगर आप अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे देश जा सकते हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है। पर क्या 1750-1800 से पहले का इंसान था, वो ये सोच सकता था कि मैं रहता हूँ कन्याकुमारी में और मेरे रिश्तेदार हैं कश्मीर में, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा? वो सोचता है, कश्मीर तो छोड़िए, अपने पड़ोसी से मिलने में भी उसे 10 बार सोचना पड़ता होगा कि मैं 10 किलोमीटर कैसे जाऊं। तो ये हालत थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले। पांचवी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो। क्यों? क्योंकि मेडिकल के फील्ड में भी उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोगों को छोटी छोटी बीमारियों से मौतें होती थी। आज, और ये तो 1750 तो बहुत पुरानी बात है। आप अगर हमारे देश की बात करें तो आज़ादी के समय डायरिया, टीबी, टाइफॉइड, जॉन्डिस, जिस बीमारी की आज डेथ रेट शायद बहुत कम हो गई है। टाइफॉइड से कम लोग मरते हैं अगर उसे सही समय पे इलाज मिल पाए तो। जॉन्डिस का भी वही हाल है, टीबी से भी लोग ठीक हो रहे हैं, डायरिया। लेकिन 1750s में ऐसा नहीं था। 1750s में ऐसा नहीं था, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं था। अगर ये सब बीमारियां किसी को लग गई तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई हुआ करते थे। इसलिए जो लोगों की एवरेज लाइफ थी वो 25 to 35 ईयर्स ही हुआ करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्स टू मैक्स 35 ईयर्स की हुआ करती। छठी बात, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ कि लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट्स वेर यूजुअली लोकेटेड नियर फूड सोर्सेज। क्यों करते थे लोग ऐसा? फूड सोर्सेज के पास क्यों रहते थे? क्योंकि आप खुद सोचिए, इसका आंसर आप ऊपर में जो हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें ही है। प्रिमिटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर फूड सोर्सेज से दूर रहेंगे तो वहां तक खाना पहुंचाने में दिक्कत होती थी। खाना तो प्रोड्यूस हो रहा है, 80% जनता अगर खेती कर रही है तो खाने की कमी तो नहीं होगी, लेकिन वो खाना, अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे कहीं रह रहे हैं और यहाँ पे खेती नहीं होती, और खेती होते यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी पर, तो आपको यहाँ खाना कौन पहुंचाएगा? कि आप ये घोड़े कितना खाना लाद के ला पाएंगे आपके लिए? ये एक कैरेक्टरिस्टिक था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड का। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था या क्या है। था बोलना इनसे गलत होगा, क्योंकि ये आज भी चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आज भी चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे लेक्चर में। तो अभी तक हमने एक ब्रॉड आउटलाइन देख लिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले दुनिया कैसी थी। अब जान लेते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
क्या है। तो देखिए, ये जो हमने पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की दुनिया की बात की, इसमें क्या था, कम्युनिकेशन स्लो था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्लो था, एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। उसके बाद पुटिंग आउट सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम की बात की हमने, कि फैक्ट्री नहीं हुआ करते थे, लोगों को जो बनाना है, जूते चप्पल, शर्ट पैंट, बेल्ट्स, ये सब घर पे बनते थे। घर पे बनेंगे या कारीगरों का एक समूह होगा, यूजुअली फैमिली बिजनेस हुआ करता था, ये सब मिलके बनाते थे और उन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता था, जिससे वो सामान बनवाना है, वो बंदा उन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता था। लेकिन इन सब और भी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेजर सिटीज कहाँ थी, फूड सोर्सेज के पास, ये सारी चीजों में एक ड्रामेटिक चेंज आया, बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल ही बदलाव आ गया। जैसे ये पुटिंग आउट सिस्टम बंद हो गया, इसकी जगह फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ। एग्रीकल्चर हालांकि चलता ही रहा, एग्रीकल्चर तो कभी नहीं बंद हो सकता, एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा तो हम लोग भूखे मर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बंद कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। एग्रीकल्चर से माइग्रेशन होने लगा लोगों का फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या बढ़ी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 35 साल हुआ करती थी, ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। कम्युनिकेशन के मीन्स जो स्लो हुआ करते थे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने फास्ट हो गए। ये जो ड्रामेटिक चेंज है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड इन पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस ड्रामेटिक चेंज को, इस प्रोसेस को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया है। इस प्रोसेस को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया है। और अब यहां देख सकते हैं, मैंने लिख के भी रखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस दैट began in 1750s, which marked transition from new manufacturing technology backed by numerous scientific inventions. Transitions to new manufacturing technologies backed by numerous scientific inventions. तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की चीजें थी, उन सब में ड्रामेटिक चेंज किस तरह आया, इस पूरे प्रक्रिया में जो भी चीजें, छोटे से छोटा आविष्कार और बड़े से बड़ा आविष्कार जो भी शामिल हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को मिला के एक नाम दिया गया है औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोई एक इवेंट नहीं है, कोई एक इन्वेंशन नहीं है, ये कुछ एक दिन, एक साल, एक महीने में घटने वाली कोई घटना नहीं है। ये हमेशा चलता रहने वाला हमेशा चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है, जो 1750 के आसपास से आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं। हालांकि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक डेट नहीं है, बट फिर भी यूजुअली एग्रीड जो पीरियड है वो 1750s है, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी है, उस समय से इसकी शुरुआत हुई और आज भी ये चल रहा है। अब जैसे हमने पहले भी बात कर ली कि ट्रांजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सिस्टम टू फैक्ट्री सिस्टम, ये बात हम कर चुके हैं। कैसे लोग घर पे बनाते थे चीजें और अब कैसे फैक्ट्री सिस्टम में आ गए। फैक्ट्री सिस्टम क्या है, इसके बारे में एक बार और डिटेल में आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। फ्रॉम मैनुअल प्रोडक्शन टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, पहले लोग घर में जो भी बनाते थे पुटिंग आउट सिस्टम के तहत, तो घर में उनके जो भी प्रोडक्शन होता था वो कैसे होता था, मैनुअल प्रोडक्शन होता था। उनके पास आप सोचेंगे कि बड़ी बड़ी मशीनें थी, ट्रांसफार्मर जैसी मशीनें थी, तो ऐसा नहीं था। अब क्या आया था हमारे पास, एज ऑफ ट्रांसफार्मर शुरू हो गए थे। हालांकि ट्रांसफार्मर मूवी अगर आपने देखी है तो वो मशीन जितने एडवांस थे वैसा नहीं था। जस्ट फॉर ड्रामेटिक चेंज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कह सकते हैं अगर पहले मैनुअल प्रोडक्शन था तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ट्रांसफार्मर्स का एज ही था। तीसरा चेंज, स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो खत्म हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की बात करते हैं थोड़ी सी। ये कहाँ शुरू हुआ, क्या ये पूरी दुनिया में एक साथ शुरुआत हो गई थी, क्या ये एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह एक साथ शुरू हुआ था? तो ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, और उसके बाद ये धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में फैला। पहले तो सबसे पहले ये यूरोप में फैला, उसके बाद यूएस गया, जापान गया, रसिया एंड सो ऑन। तो अब बात आती है कि ये इन्वेंशन जो है, इसके तहत काफ़ी इन्वेंशन हुए, काफ़ी नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई प्रक्रियाओं का आविष्कार हुआ। ये सिर्फ ब्रिटेन में क्यों हुआ, सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों हुआ, ये कहीं और भी तो हो सकता था। इसे जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों शुरू हुआ। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर चल रहा है इसके बीच में आप अपना
पेन और नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो पेपर आप साइड रख दीजिए। आप पहले पूरा लेक्चर सुन लो। सुनने के बाद ये दूसरे पीपीटी से, और भी पीपीटीज आपने देखी होंगी यूट्यूब पर, बट उससे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये टेक्स्ट इतना नहीं रहता पीपीटी में। पीपीटी का मतलब है आप पावरफुल पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करो चीज़ें, लेकिन मैंने ये टेक्स्ट इतना इसलिए लिख रखा है कि आपको यहाँ से नोट्स मेकिंग में आसानी हो। जब आप एक बार ये पूरी कहानी सुन लें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तो आपको नोट्स लेने में आसानी हो, इसलिए मैंने पीपीटी में इतना टेक्स्ट डाल रखा है। तो ये टेक्स्ट आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन ये फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप अभी नोट्स मेकिंग बंद करेंगे और ये कहानी सुनेंगे। क्योंकि जैसा हमारा चैनल है कि क्रैम नहीं करना, आप पढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बीच में काफ़ी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। हिस्ट्री में भी कंसेप्ट है दोस्तों, आप याद रखो, हिस्ट्री में भी कंसेप्ट है। हिस्ट्री भी अगर आपको कोई बता रहा है कि रटना है तो बिल्कुल गलत बता रहा है, उसे हिस्ट्री पढ़ानी नहीं आती। हिस्ट्री में आपको रटना है, याद करना है, लेकिन वो चीज़ें आपको इम्बाइब करनी है, इंटरनलाइज करनी है, रट्टू तोता नहीं बनना। तो आप नोट्स साइड रखें और अभी पहले लेक्चर सुने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ, ब्रिटेन में क्यों शुरू हुआ। तो इसके कई सारे कारण हैं, एक एक करके आइए देखते हैं कारण क्या है। पहला है कि एफ्लुएंट ब्रिटिश मर्चेंट क्लास, जो आप देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है एफ्लुएंट ब्रिटिश मर्चेंट क्लास। तो ये मर्चेंट क्लास भी इंग्लैंड में ही क्यों पैदा हुआ, इंग्लैंड में ही ये मर्चेंट क्लास क्यों पैदा हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ इंग्लैंड में क्योंकि ब्रिटेन 1750s में दुनिया का लार्जेस्ट इंपीरियल पावर हुआ करता था, लार्जेस्ट इंपीरियल पावर। इसके पास इतनी अथाह कॉलोनीज थी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसके पास इतनी अथाह कॉलोनीज थी। और उन कॉलोनीज में क्या था, उन कॉलोनीज में थे इनके पास रॉ मटेरियल के सोर्स, उन कॉलोनीज में थे इनके पास फिनिश्ड गुड्स का मार्केट। रॉ मटेरियल का सोर्स और फिनिश्ड गुड्स का मार्केट अगर मिल गया तो प्रोडक्शन करने वाले की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये जो मर्चेंट क्लास है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले भी ये काम करता था, हालांकि ये काम धीरे धीरे होता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो शिप्स हैं वो तेज हुई, ट्रेड तेज हुआ, प्रोडक्शन तेज हुआ, तो इनके पास जो ट्रेडेबल गुड्स हैं वो भी बढ़े। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले भी ये ट्रेड करते थे, कॉलोनीज तो इनके पास पहले भी थी, तो इनके पास रॉ मटेरियल का सोर्स और मार्केट पहले भी था। तो उस मार्केट से, उस रॉ मटेरियल से और उस मार्केट का फ़ायदा उठा के ब्रिटेन के मर्चेंट क्लास ने इतनी कमाई करी थी, इतने पैसे पीटे इन लोगों ने, कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में मौका इनके सामने आया तो इन्होंने दोनों हाथों से इन्हें लपक लिया। उस समय क्या हुआ कि इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसी हालत हो गई थी। हमारे पास पैसा तो पहले ही से है, और अब जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है तो हमारा जो प्रोडक्शन का स्पीड है वो हम बढ़ा सकते हैं। आज अगर हम 10 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कल को हम 100 चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बढ़े हुए स्पीड से ये 100 चीज़ें आप बेचेंगे कहाँ? ये बेचने के लिए इनके पास मार्केट था कॉलोनीज के फॉर्म में, और ये 100 चीज़ें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल का सोर्स था इनके पास कॉलोनीज के फॉर्म में। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान दिया इस कॉलोनीज ने। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अगर आगे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि किस तरह ब्रिटेन ने भारत में वन वे फ्री ट्रेड लाया। भारत में अगर आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इवन 1820 तक भी इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन था, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, सॉरी नॉट कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो ब्रिटेन से बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटेन ने वन वे फ्री ट्रेड किस तरह लगाया, किस तरह इंडिया में आने वाले गुड्स पे, जो ब्रिटिश गुड्स थे उस पे ड्यूटी कम की, किस तरह इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पे ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये सब धांधली करके किस तरह भारतीय इंडस्ट्री को उन्होंने दबाया है। हालांकि ये अलग टॉपिक है, इस पे चर्चा भारत की हिस्ट्री में करेंगे, पर यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि मार्केट था, रॉ मटेरियल था कॉलोनीज के फॉर्म में, बेशक वो एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म में ब्रिटेन ने यूज किया। इसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सीखेंगे, यहाँ इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि दीज मर्चेंट्स हैड ट्रक लोड्स ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन फैक्ट्री सिस्टम। मतलब इनके कमाई की कोई था नहीं थी, इन्होंने इतना लूटा था दूसरे देशों को। और ब्रिटेन के एम्पायर, उस समय क्या एम्पायर हुआ करता था, इसका भी एक स्लाइड में आगे जिक्र है, आपको दिखाऊंगा कि इनका एम्पायर, ब्रिटेन हैड एम्पायर इन विच सन नेवर सेट, सूर्य अस्त ही नहीं होता था, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अथाह एम्पायर है इनका। तो ये एक कारण था।
अब दूसरा कारण था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन प्रिसीडेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले ही एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो चुका था, और इस एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने भी कई मायनों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रोपेल किया, उसे फायदा पहुंचाया। अब ये फायदा कैसे पहुंचाया, इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे। ये एक छोटा सा सब टॉपिक है इसलिए मैंने इसे यहाँ डिस्कस नहीं किया है, आगे अभी सीखते हैं इसे, 1-2 स्लाइड्स बाद इसे सीखेंगे। उसके बाद कई सारे नए इन्वेंशंस हुए थे, और ये नए इन्वेंशंस में आपको क्या करना है कि 1-2 के इंपॉर्टेंट के नाम आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं। 1-2 ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 चीज़ें जो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर इन छोटी छोटी चीज़ों का ही। तो ये आप याद कर सकते हैं। स्टीम इंजन, अब स्टीम इंजन के बारे में धारणा है कि ये जेम्स वॉट ने बनाया था। तो ये जेम्स वॉट ने एक्चुअली में, जेम्स वॉट साहब ने इसे बनाया नहीं था। उनके पास एक फॉल्टी स्टीम इंजन अगर रिपेयर के लिए आया, जो छोटा इंजन था, उन्होंने बस इस चीज को ज्यादा एफिशिएंट किया और मास स्केल पे इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए उसकी शुरुआत जेम्स वॉट साहब ने की थी। तो स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि इसके बारे में धारणा रहती है कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट जी ने बनाया था। तो बनाया नहीं था, लेकिन उसे एफिशिएंट जेम्स वॉट ने किया था। उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने किया था। और स्टीम इंजन का कभी ये मतलब नहीं है कि ये रेलगाड़ी खींचने वाले इंजन, इसमें भी स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेकिन स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी और भी कई हर जगह इस्तेमाल, जहां भी आपको पावर चाहिए वहां स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता है। और भी मशीनें थी, फ्लाइंग शटल था, स्पिनिंग जेनी थी, स्विंग मशीन थी। ये सब क्या करते हैं इसके बारे में ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं बोलूँगा नहीं, जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक बार पढ़ लेंगे अगर स्लाइड को तो आपको समझ में आएगा क्या है। इस मशीन पे हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी। अब आगे आते हैं कि एक और रीजन क्या था कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। वो था इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन। ये देखिए अब इसका कोस्ट लाइन क्या है, ये है ब्रिटेन का कोस्ट लाइन। इतना बड़ा अगर किसी कंट्री का कोस्ट लाइन रहे तो फिर उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि आज आप देखो चाइना किस तरह एक्सपैंड करना चाह रहा है इंडियन ओशन में। द वन हु विल रूल द सी विल रूल द वर्ल्ड, ऐसा कंसेप्ट चल रहा है आजकल। तो ब्रिटेन के पास तो ये फायदा 1750 के, जब से ब्रिटेन है तब से ब्रिटेन के पास ये फायदा था। उसके बाद बहुत लंबा कोस्ट लाइन था। कोस्ट लाइन से क्या फायदा है इसे कि अगर इस पार्ट में आप सोचो कि ब्रिटेन के इस पार्ट में यहाँ पे एक रिसोर्स है और इसे हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट करना और वो बहुत हेवी रिसोर्स है। कोल ही समझ लो आप यहाँ समझ लो कि एक कोल है, कोल फील्ड है, और इसे हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। तो अगर हम थ्रू लैंड ले जाएं तो इधर विल हैव टू टेक इट बाय रोड और बाय रेल। लेकिन इन सब में क्या होता था कि अगर आप कोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और 1 रुपए का है और इसे आप 10 माइल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस 10 माइल में 10 गुना महंगा हो जाता था। अगर 10 माइल ट्रांसपोर्ट करने में ये कोल की 10 गुना नहीं, ये दुगना हो जाता था। ये कोल की कीमत दुगनी हो जाती थी। लेकिन ब्रिटेन के पास था कोस्ट लाइन, तो ये ऐसे जाएगा क्यों? ये एक शिप चलाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लाएगा और यहाँ पे इसे रख देगा। तो इस तरह के फायदे जो मिले ब्रिटेन को लंबे कोस्ट लाइन से, कि अगर यहाँ पे कहीं कोल है, यहाँ पे कुछ आयरन मिल रहा है और इसे हमें यहाँ पहुँचाना है, तो ये बजाबते कि जमीन के महंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन से ले जाना पड़े, ये सीधे समुद्री रास्ता अपनाता था। और कम्युनिकेशन थ्रू सी ऑन अ मास स्केल इज ऑलवेज चीपर देन कम्युनिकेशन थ्रू लैंड। तो इसका भी फायदा काफी ब्रिटेन को मिला। 5वां जो कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ इंग्लैंड वाज रिलेटिवली लोअर देन मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम इन यूरोप। अब आगे अगर हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फ्रांस के राजा ने लड़ाई कर करके इतनी लड़ाइयाँ की, अपने लिए लड़ाई की, दूसरों के लिए लड़ाई की। जहां भी लड़ाई होती थी वो अपना सींग लेके घुस जाता था। तो इतनी लड़ाइयों में उसने बहुत सारे पैसे गए। फ्रांस स्टेट कॉफर वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। फ्रांस वाज द ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और उस समय जाके टिप पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत हुई। तो इसके बारे में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखेंगे। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड के लोग थोड़े समझदार हो गए थे कि इतनी लड़ाइयां हमें नहीं करनी, लड़ाइयों से कुछ नहीं होता है, पैसों की बर्बादी होती है।
तो ये लड़ाइयाँ करते थे लेकिन थोड़ा कम करते थे। दूसरे मोनार्की जितनी लड़ाइयाँ करते थे उतनी लड़ाइयाँ इंग्लैंड में नहीं होती थी। छठा रीजन है एबंडेंट कोल रिजर्व्स। कोल रिजर्व, ये कोल सबसे जरूरी कारणों में से एक कि इंग्लैंड में, अब यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे कि ये कोल फील्ड्स कितने सारे थे इंग्लैंड में। ये देखो, एक कोल फील्ड था, ये कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, ये कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये इतने हेवी अमाउंट में अगर कोल है तो कोल सोर्स ऑफ एनर्जी था उस समय। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हुआ करता था वुड, लोग जलाते हर चीज के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए वुड जला देंगे, लकड़ियां जलाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इसे रिवॉल्यूशनाइज किया और बाद में आया हमारा कोल। तो ये कोल इंग्लैंड के पास भरपूर मात्रा में था। तो स्टीम पैदा करने के लिए भी कोल हीट करके ही वो स्टीम निकालते थे। तो स्टीम इंजन जो बना था उसे चलाने के लिए कोल चाहिए था। हर चीज के लिए जहां भी एनर्जी की जरूरत हो वहां कोल की जरूरत पड़ती थी। और सातवां कारण है मैसिव प्रोडक्शन ऑफ आयरन बाय इंग्लैंड। तो लोहे के भी इसके पास बहुत बड़े डिपॉजिट्स है, आयरन ओर डिपॉजिट्स। वो भी इस मैप पे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये लोहे आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं इनके। ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन जितना भी है मैप पे वो सब आयरन डिपॉजिट्स हैं। तो ब्रिटेन के पास कोल था, आयरन था, लॉन्ग कोस्ट लाइन था। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर था जिसकी वजह से उनके पास क्या था, रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट था। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। प्लस इन मशीनों का भी आविष्कार हुआ था। इन मशीनों ने भी प्रोडक्शन को काफी तेज करने में मदद की थी। और एक मर्चेंट क्लास था, ये एफ्लुएंट मर्चेंट क्लास था जो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाने के लिए तैयार था। अगर आपके पास रिवॉल्यूशन हो चुका है और उस रिवॉल्यूशन के बाद का कोई फायदा उठाने के लिए ही नहीं है तो आप क्या करेंगे ऐसे रिवॉल्यूशन का। तो ये सारे कारण थे कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब एक और कारण था स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी लॉज। स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी लॉज, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या है और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स क्या है, बेसिकली मोटे तौर पे अगर आप समझें तो जो मोनार्की थी ना, उस मोनार्की को किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी थी। और इसी का ये दोनों उदाहरण थे, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स और ये मैग्ना कार्टा। मोर और लेस ये मोनार्की से, अगर आप मोटे तौर पे समझे तो मोनार्की से के हाथों से पावर थोड़ा कम करके धीरे धीरे लोगों के हाथ में पावर डालने की कोशिश की गई थी। अब इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा क्या है एग्जैक्टली हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके लिए एक छोटा नोट बना दिया है यहाँ पर। इस नोट को आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक बार देख सकते हैं कि ये क्या था, या अगर आप अभी पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। इस पॉइंट के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसा आपने देखा होगा, यहाँ लिखा है ग्रेट ब्रिटेन हैड मोर कॉलोनीज दैट एनी अदर इंपीरियल पावर ऑफ दैट टाइम। दिस गेव एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड। तो ये कॉलोनी जो ब्रिटिश की थी, ये जितने पिंक कलर में शेडेड हैं ये सारे ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, सारे ब्रिटिश कॉलोनीज है उस समय के। अब आप देखो ब्रिटेन के पास क्या एम्पायर था, नॉर्थ से लेकर, ये रहा नॉर्थ से लेकर यहाँ साउथ तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये इतना बड़ा एम्पायर था ब्रिटेन के पास। इस एम्पायर ने इसे दिया रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट। चलिए, ये तो थे कारण कि ब्रिटेन में क्यों शुरुआत हुई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की। अब उन कारणों में एक चीज मैंने लिखा था कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन प्रीसीडेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी एक कारण था, पर उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। एक छोटा सब टॉपिक है, इसके बारे में अगर अलग से बात की जाए तो बेटर रहेगा, इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसके लिए कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन प्रीसीडेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसने कैसे मदद किया। अब सबसे पहले ये जान लो कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था। क्या 1750 के आसपास या उससे पहले जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था वो पहला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था? तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं था। पहला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन अराउंड 10,000 BC में हुआ था। जिस समय का समाज था, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, इसे परफेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। ये क्या था, हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन थे, ये हंट करते थे और आसपास जो भी नेचुरली अकरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहा, जो एडिबल हुआ या फिर किसी और काम में आ सका, तो ऐसी चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे और अपने पास रखते थे। और मेन काम उनका हंटिंग था, हंट करके खाते थे। एनिमल स्किन का यूज़ करके रोज़मर्रा की ज़रूरतें, सामान, तन ढकने के लिए कपड़ा,
ये सब बनाते थे और मीट का इस्तेमाल खाने में करते थे। तो ये हंटिंग गैदरिंग फेज जो है ये चेंज हुआ मुख्यतः 10,000 BC में। तो ये था हमारा पहला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। लेकिन इससे एग्रीकल्चरल जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हालांकि ड्रामेटिक चेंज था कि पहले लोग क्या करते थे कि जहाँ पे जानवर मिल रहे हैं, जहाँ पे नेचुरली अकरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे जानवर खत्म, फॉरेस्ट प्रोड्यूस खत्म, वो जगह छोड़ा, बोरिया बिस्तरा बांधा। हालांकि बोरिया बिस्तरे के नाम पे भी क्या होगा, कुछ खास रहता नहीं था उनके पास, तो आगे निकल जाते थे। फिर नया इलाका ढूंढते थे, वहाँ पे बसते थे, थोड़े दिन वहाँ पे हंटिंग की, गैदरिंग की। वो इलाका भी जब थोड़े दिन के लिए खत्म हो गया, चीजें खत्म होने लगी, तो आगे बढ़ गए। इससे तो ड्रामेटिक इवोल्यूशन जरूर था पहला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। इस फेज को इसने, हंटिंग गैदरिंग फेज को चेंज करके इसने एक सेटल्ड लाइफ दिया था लोगों को, एक सेटल्ड लाइफ दिया, सेटल्ड लाइफ जीना सीखा था। हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन क्या थे, इनके पास सेटल्ड लाइफ नहीं था, इनके पास देयर वाज नो सेटल्ड लाइफ। लेकिन फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद एक सेटल्ड लाइफ आई लोगों के पास। अब क्या करते थे कि जहां जानवर दिखे वहां नहीं बसते थे, ये ऐसी जगह बसते थे जहां खेती कर सकें, और अगर जानवर भी हैं तो एक अच्छी बात है, जानवर भी हैं तो अच्छी बात है, हंट करके खा सकते हैं। लेकिन 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसने क्या किया कि प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी अनफोर्सीन लेवल तक बढ़ गया। अनफोर्सीन लेवल बोले तो आप दुगनी तुगनी इतनी प्रोडक्टिविटी हो गई जितनी पहले किसी ने कभी इमेजिन नहीं की थी। अब इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होने का कारण क्या था, ये कारण भी जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आखिर हुआ क्यों, वहाँ पर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। अगर आप इसे सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहेंगे ना तो ये थोड़ा बेटर रहेगा, सेकेंड एग्री रिवॉल्यूशन, इसे सेकेंड एग्री रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये हमारा 10,000 BC में जो हुआ था, ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े, और सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में जो सेटल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑलरेडी सेटल्ड पॉपुलेशन थी, उन्होंने प्रोडक्टिविटी को अनफोर्सिन लेवल तक बढ़ा दिया, कई गुना हो गई प्रोडक्टिविटी। अब ये क्यों हुआ, इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, क्या कारण जिम्मेदार थे कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो देखिए, ये क्रॉप रोटेशन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगेंगी आपको। आज आप क्रॉप रोटेशन 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये सब प्रक्रियाएं नहीं थी। क्रॉप रोटेशन था, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि क्रॉप रोटेशन नहीं था, लेकिन अगर किसी के पास ये खेत है, इस खेत में इसके पास 2 पार्ट बटे हुए हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, तो ये क्या करता था किसान उस समय कि यहाँ पे खेती करेगा और इसे बैरन छोड़ देगा। तो इससे क्या हुआ कि आप इस लैंड का इस्तेमाल तो नहीं कर पा रहे हैं ना, ये वाला लैंड तो आपका बैरन छूटा हुआ। इसके बाद जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, तो एक नॉरफ्लॉक 4 कोर सिस्टम हुआ, डेवलप हुआ। इस 4 कोर सिस्टम में क्या करते थे कि जब फील्ड है अगर आपका ABCD, तो ऐसा नहीं किया कि इसमें फार्मिंग की और इन दोनों को बैरन छोड़ दिया, चारों में फार्मिंग करेंगे। यहाँ पे अगर क्रॉप नंबर 1 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ 4 लगाएंगे। और ये चारों 4 वेराइटी के क्रॉप्स लगाते थे, और 4 वेराइटी के क्रॉप्स लगाएंगे तो वाजिब सी बात है कि चारों की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी। चारों सॉइल को उस लेवल तक नहीं एक्सप्लॉइट करेंगे कि चारों के चारों खेत बिल्कुल ही बैरन हो जाएं। तो इससे फायदा इन्हें ये हुआ कि अगर आप सोचो, आप इस 4 में से सिर्फ 2 में खेती करते हो, 1 और 3, इस दोनों में खेती करते हो, इन दोनों को बैरन छोड़ देते हो, और अगर आप चारों में खेती कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम से कम दुगनी तो होनी चाहिए। तो ये एक क्रॉप रोटेशन का ये जो नॉरफ्लॉक 4 कोर सिस्टम था, इसने भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में एक योगदान दिया। दूसरा कारण आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिख रखा है लैंड इनक्लोजर्स। अब लैंड इनक्लोजर क्या था, इसने कैसे फायदा पहुंचाया, ये भी देखते हैं। अब अगर उस समय के ब्रिटेन की हम बात करें तो वहां पे जो जमीनें हुआ करती थी, उन जमीनों पे कब्जा था या तो वो एरिस्टोक्रेसी की होती थी या चर्च की जमीनें हुआ करती थी, और जो फार्मर्स खेती करते थे उनका उस लैंड पर कोई हक नहीं था। लैंड बहुत बड़ा होगा, ये क्या थे, ये इधर बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी, ये लैंड इधर बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी और इट बिलोंग टू चर्च।
अब इस लैंड को क्या किया जाता था, कई स्ट्रिप्स में बांट दिए गए। इस तरह के स्ट्रिप्स में लैंड बटे हुए हैं, छोटे छोटे सबसिस्टेंस फार्मर, यहाँ फार्मर नंबर 1, फार्मर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7, मान लो इस जमीन के टुकड़े पर 7 किसान खेती कर रहे हैं। अब 7 किसान में सातों के सातों में किसी के पास भी लैंड राइट्स नहीं है। ये जमीन या तो एरिस्टोक्रेसी की होगी या चर्च की होगी। अब ये छोटे टुकड़े, लैंड नंबर 1 पे कोई किसान खेती कर रहा है, इसने 10 किलो पैदा किया, इसने 5 किलो पैदा किया, इस तरह की पैदावार होती थी। इसने ज़्यादा कर लिया तो 50 किलो पैदा कर लिया। लेकिन इससे होता क्या था कि इन किसानों के पास कोई मोटिव नहीं था कि ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके और भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ये अपने सब्सिस्टेंस के लिए प्रोडक्शन करते थे और जो भी प्रोड्यूस होता था अपने लैंड के हिसाब से, जितने भी उन्होंने खेती की है, वो मिल बांट के आपस में रख लेते थे। ब्रिटेन में एक जनरल इंक्लोजर एक्ट 1801 के आसपास पास हुआ, लेकिन इस इंक्लोजर मूवमेंट की गूंज बहुत पहले से चल रही थी। 1801 में कल्मिनेट हुआ एक जनरल इंक्लोजर एक्ट में, लेकिन इसकी गूंज पहले से ही ब्रिटेन में चल रही थी। अब इसमें क्या किया गया कि जो अभी हमने बात की वो एक ओपन फील्ड सिस्टम होता था। ओपन फील्ड सिस्टम बोले तो एक फील्ड है, इसमें 7 किसान काम कर रहे हैं, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। इस पूरे बड़े फील्ड को क्या किया गया, इंक्लोजर एक्ट के तहत कलेक्टिवाइज किया गया, इसे एक बड़ा लैंड बनाया गया और एक इंडिविजुअली ओन्ड लैंड बनाया गया। इंडिविजुअली ओन्ड लैंड बनाया गया। अब ये इसमें 7 किसान नहीं खेती करेंगे, ये किसी पर्सन को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा पर्सन ए को। अब इस पर्सन का जब लैंड राइट है तो इसके पास मोटिव है कि हाँ भाई ये मेरी ज़मीन है, इस पर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर सकता हूँ, फर्टिलाइजर यूज़ करके, पेस्टिसाइड यूज़ करके और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। इससे यह फ़ायदा हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मोटिव मिला, लैंड ओनर्स को मोटिव मिला। हालांकि इस प्रैक्टिस को चर्च और एरिस्टोक्रेसी ने डिनाउंस किया, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर गेन चाहिए था तो ये बहुत ज़रूरी था। अगर आपको लैंड आपका नहीं है, लैंड किसी और का है, तो क्या आप उसमें उतनी दिल लगा के खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण था इंक्लोजर एक्ट का कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसके बाद जब लैंड राइट्स दिए गए तो नेचुरली अगर मेरी ज़मीन है तो मैं उसे बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब बाकी के जो ये 3 कारण हैं, आप जो ये देख रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मार्केट, एडवांसमेंट ऑफ ओल्ड टूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये 3 कारण एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दोनों से जुड़े हुए हैं। ये 3 कारण ऐसे हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो एक कंट्री है, इसका मैप है। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है सिटी ए में और यहाँ सिटी बी है, तो क्या ये चीज़ सिटी बी तक जा सकती है? क्या यहाँ जो प्रोड्यूसर है वो इस चीज़ को कभी सिटी बी में बेचने की सोच सकता है? 1750 से पहले इसका जवाब रहता नहीं, क्योंकि घोड़े दौड़ा के इतनी दूर सामान नहीं ले आ सकते। आप मान लो आप पोर्सेलिन बनाते हो, आप कुछ पॉटरवेयर बनाते हो, तो ये इतनी दूर अगर आप ले जाएंगे घोड़े पर तो ये टूट सकता है, पेरिशेबल आइटम्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि इतना समय लगेगा इतनी दूर जाने में। तो आपके पास मार्केट क्या था, अगर यहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इस रेडियस में शायद बेच सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटर हुए तो ये नेशनल मार्केट का कंसेप्ट आया। अगर यहाँ पे कुछ बन रहा तो यहाँ भी बिक सकता, अगर यहाँ कुछ बन रहा तो वो यहाँ भी बिक सकता। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फ़ायदा पहुँचाया। उसी तरह बाकी के 2 कारण भी, एडवांसमेंट ऑफ ओल्ड टूल्स, पुराने टूल्स जो थे और मेथडोलॉजीज जो थी, उनका इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बदौलत जब ये टूल्स एडवांस हुए, वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो प्रोडक्शन बढ़ा। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये भी उन्हीं टेक्निक्स में से एक था। तो ये जो 3 कारण है, रीजन नंबर 3, 4 और 5, इन्हें हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के ये कारण जो हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मदद की। यहाँ पे हमें ये कहना होगा कि these 3 reasons propelled industrial revolution and industrial revolution in turn propelled agricultural revolution to attain a national market, increasing the productivity by advancement of tools and selective breeding of livestock। तो ये कुछ हमारे रीजन थे कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किस तरह
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मदद की और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। तो जो चीज़ अभी आपसे डिस्कस कर रहा था मैं, उसी को यहाँ पे एक छोटे पॉइंट में कंक्लूड किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फायदा पहुंचाया या सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को फायदा पहुंचाया। अगर इसकी आप सही रिलेशनशिप देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक फीडबैक लूप में काम करते थे, इन दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया है। कैसे कैसे हमने देखा कि न्यू टूल्स बने, वो किसकी देन थे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में लोगों को इंसेंटिव मिला कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें। पहले वो कम प्रोड्यूस करते थे क्योंकि आसपास के इलाकों में बेचने बराबर ही प्रोडक्शन होता था। बाद में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए कि दूर दराज के इलाकों में भी उनका माल पहुंचने लगा, तो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को हेल्प किया। अब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को किस कदर हेल्प किया? अब देखो, पहले लेक्चर की शुरुआत में ही हमने जाना था कि 80% ऑफ पॉपुलेशन इन प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा वाज ऑन एन एवरेज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स आए, प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो जिस चीज़ को, जैसे अगर कोई 10 kg कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके लिए 50 लोग, सपोज 50 लोग चाहिए होते थे, तो बाद में इसमें कितने लोग चाहिए? 50 से कम 30 लोग शायद, या हो सकता है 20 लोग, डिपेंड करता है आप किस समय की बात कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 50 से तो कम ही चाहिए होंगे। तो ये जो सरप्लस लेबर हमारा है, ये सरप्लस लेबर क्या करेगा? ये सरप्लस लेबर हो गया अनएम्प्लॉयड। अगर इसकी एग्रीकल्चर में ज़रूरत नहीं है तो ये क्या करेगा? इसके सामने बहुत जटिल समस्या थी। तो ये लेबर ने शरण पाई इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री सिस्टम में, जिसकी बात आगे हम करेंगे। फैक्ट्री सिस्टम में इसने जगह पाई। तो इस तरह एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से जो सरप्लस लेबर निकल के आए, उन लेबर्स को एब्जॉर्ब किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मदद मिली एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से। तो इस तरह हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किस तरह एक दूसरे के कारक और पूरक रहे हैं। तो इन दोनों के बीच हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रहा है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मदद की और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को मदद की। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो, अभी तक अगर आपने लेक्चर सुना होगा ढंग से तो इम्पैक्ट मोर और लेस आपको पता चल चुका होगा। और ये जो पहला इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, डोमेस्टिक सिस्टम पेव्ड वे फॉर फैक्ट्री सिस्टम, ये हमने अभी से पहले 2-3 बार डिस्कस कर लिया है कि फैक्ट्री सिस्टम क्या था, और उससे पहले डोमेस्टिक सिस्टम जो हुआ करता था वो क्या था। लेकिन एक बार फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं और फैक्ट्री सिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, डोमेस्टिक सिस्टम पेव्ड वे फॉर फैक्ट्री सिस्टम, ये तो हम सब जान रहे हैं। और डोमेस्टिक सिस्टम क्या था? घर में काम होता था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन मुहैया करवाता था, प्रोड्यूस कौन करता था, इसके बारे में डिटेल में हमने सीख लिया है। फैक्ट्री सिस्टम में क्या था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रखा रहता था, जिस बड़ी बिल्डिंग को लोग यूजुअली फैक्ट्री कहते थे, वो फैक्ट्री थी। अब उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वहाँ पे बाहर के आसपास के इलाकों से कई लोग आएंगे। यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री बनाई, ये मेरी फैक्ट्री है। अब यहाँ से आसपास के रेडियस से चारों तरफ से लोग आएंगे, सुबह सुबह वो लंच पैक करके पहुँचेंगे, हम यहाँ जाके हमें काम करना है। अभी इस फैक्ट्री में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाया जाता था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किन का होता था? इस फैक्ट्री ओनर्स का होता था। पहले की तरह नहीं कि ये मीन्स ऑफ ओनर कंधे पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे बोरे में बांधा और घर घर घूम रहे हैं कि तुम मेरे लिए शर्ट बना दो भाई, तुम मेरे लिए जूते बना दो, ऐसा नहीं था। वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था। तो ये था फैक्ट्री सिस्टम। एक बार और देख लिया। आइए देखते हैं फैक्ट्री सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। हमारे डिस्कशन को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड वर्क स्पेस हुआ करता था। ये सेंट्रलाइज्ड वर्क स्पेस मतलब अब घर घर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लेके नहीं घूमना। एक सेंट्रलाइज्ड वर्क स्पेस होगा। जो यहाँ पे ये जो फैक्ट्री बनी थी ये सेंट्रलाइज्ड वर्क स्पेस है। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है,
लोग आसपास के इलाकों से आएंगे, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेंगे, बड़ी बड़ी मशीनों पे काम करेंगे और वापस अपने घर को जाएंगे। ये था सेंट्रलाइज वर्क स्पेस। डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर मैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लेके पुटिंग आउट सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम में घर पे जाता हूँ, तो उस समय प्रोडक्शन यूजुअली बड़ी फैमिलीज जिनका खानदानी पेशा होता था, या फिर गिल्ड्स होते थे, कोई ग्रुप होता था, वर्कर्स का एक समूह होता था, इस तरह कई समूह हुआ करते थे। वो समूह करते थे, मान लो जूते बनाने वाले वर्कर्स का एक समूह है, शू मेकर्स का, अब इनका एक समूह है जिनको एक्स बोलते हैं, या एक फैमिली है, ये भी जूते बनाती है, या फिर एक और फैमिली है, फैमिली 2। अब मेरे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैं लेके एक्स के पास जाऊंगा, मैं वाई फैमिली 1 के पास जाऊंगा, मैं फैमिली 2 के पास जाऊंगा, जो मुझे सबसे कम दाम पे और मेरी ठीक ठाक क्वालिटी वाली बना के देगा, मैं उसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दूंगा और फिर बाद में वो जूते उससे ले लूंगा। लेकिन यहाँ क्या होता था कि फैमिली में सभी लोगों को सभी चीजें आनी चाहिए। फैमिली में कितने लोग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकते ना। तो ये सारे लोग सारी चीजें जानते थे। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हुआ कि जब आप फैक्ट्री में जा रहे हैं तो जूते सिलने में, अगर जूते बनाना है तो उसके लेसेस बनाने का काम कोई और करेगा, उसके लिए सोल, जूते की जो पेंदी होती है वो सोल, तला, वो तला बनाने का काम कोई और करेगा, लेदर को पॉलिश करने का काम कोई और करेगा। तो ये सारे कामों के लिए डिवीजन हो गया। जूते में जूते की बात ही नहीं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए, A B C D E, तो हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड लेबर, एक स्पेशलाइज्ड वर्कर का ग्रुप हुआ करता था। अगर वर्क ए करना है, अगर पार्ट ए प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए ग्रुप 1 है, पार्ट बी प्रोड्यूस करना है तो ग्रुप 2 है, पार्ट सी प्रोड्यूस करना है ग्रुप 3 है, पार्ट डी, इस तरह डिवीजन ऑफ लेबर होता था। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर ने बहुत मदद की। अब मुझे हर चीज नहीं जानना, मुझे अब क्या करना है कि अगर मैं शर्ट बना रहा हूं तो मुझे बटन बनाना नहीं जानना, मुझे स्टिचिंग आना नहीं जानना, मुझे एक काम जानना है, या तो मैं बटन बनाऊंगा या मैं स्टिचिंग करूंगा। इसी तरह अगर मैं जूते बना रहा हूँ, कोई सा भी सामान बन रहा है, तो डिवीजन हुआ। ये थी फैक्ट्री सिस्टम की दूसरी देन। फैक्ट्री सिस्टम ने तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया कि अनस्किल्ड लेबर्स को भी कैसे वो काम पे लगाएं, अनस्किल्ड वर्कर्स को भी कैसे काम पे लगाएं, ये भी देन थी फैक्ट्री सिस्टम की। अब कोई भी आप काम कर रहे हो, एक्स एक आइटम है, इसे प्रोड्यूस करना है, तो जरूरी नहीं कि हर आइटम प्रोड्यूस करने में एक एक काम जो है वो एक एक काम ही टेक्निकल हो। हर एक आइटम के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। सपोज आज के डेट में आप, हालांकि एग्जाम्पल एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, आज के डेट में अगर मान लो कोई मोबाइल बनता है या लैपटॉप बनता है, हर चीज के पीछे एक स्टिकर लगाना होता है। ये स्टिकर, हालांकि आज स्टिकर भी मैकेनाइज लगता है, लेकिन सपोज उस समय में, मैं 1750 की बात कर रहा हूँ, उस समय में ये स्टिकर लगाना है, तो स्टिकर लगाना कोई स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं है, ये कोई भी लगा सकता है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, स्टिकर निकालना है, चिपकाना है। तो इस तरह के काम के लिए भी अनस्किल्ड वर्कर्स को लगाया गया। मतलब इसने एम्प्लॉयमेंट जो प्रोस्पेक्ट थे उसे बढ़ाया। अनस्किल्ड लेबर्स भी अगर काम पे लग रहे हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट हमारा बढ़ा है। जब एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़ा है तो समाज की प्रॉस्पेरिटी बढ़नी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ इस सिस्टम में, वो भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो अनस्किल्ड लेबर्स को भी काम पे लगाया गया। अब चौथा है कि स्टैंडर्डाइज पार्ट्स। फिर यहाँ पे वापस मैं पुटिंग आउट सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम में आऊंगा। पुटिंग आउट सिस्टम में क्या था कि फैमिलीज प्रोड्यूस करती थी, फैमिली 1, 2, 3, या फिर कोई वर्कर्स का ग्रुप होगा। तो हर एक फैमिली का जो प्रोडक्शन टेक्निक था वो, हालांकि अगर कोई शर्ट बना रहा है या कोई फर्नीचर बना रहा है तो मोर और लेस फर्नीचर, तो बेड जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोडक्शन में डिफरेंस आएंगे। तो अगर कोई स्टैंडर्डाइज थिंग बन रही है, जैसे कि कोई अगर पेन बना रहा तो उस एक ब्रांड का पेन बन रहा, आज अगर हम एक ब्रांड का पेन यूज करें तो उसमें रिफिल खरीद के मार्केट से डाल सकते हैं, लेकिन ये उस समय पॉसिबल नहीं था। इसके कारण क्या थे कि फैमिली 1 थोड़ा डिफरेंट बनाएगा, फैमिली 2 थोड़ा सा अलग बनेगा, और एग्जैक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं था। मतलब फैमिली 1 ने अगर 5 इंच का पेन बनाया तो हो सकता है फैमिली 2 ने 5.1 इंच का पेन बना दिया, फैमिली 3 ने हो सकता है 5.01 इंच का पेन बना दिया। तो इसमें आप स्टैंडर्डाइज रिफिल नहीं लगा सकते। ये एक एग्जाम्पल था
तो इसके जरिए हमें क्या समझ में आता है कि स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बनने लगे। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, जब एक ही जगह प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के का जो आउटपुट होगा उसमें डिफरेंस होने के चांसेस कम रहते थे। जब डिफरेंस आउटपुट में डिफरेंस कम था तो उसके लिए जो अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है, कोई नट है, कोई बोल्ट है, वो बोल्ट भी स्टैंडर्डाइज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन टेक्निक सेम रही है पूरी फैक्ट्री में। आज तक जितना भी प्रोडक्शन हुआ सब एक जैसा है। तो कल को अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो आप उस पार्ट को बदल सकते हैं, स्टैंडर्डाइज पार्ट को बदल सकते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक था फैक्ट्री सिस्टम का। अब इस इमेज में देखिए कि ये एक फैक्ट्री की इमेज है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम की, 1750s 1800s की। तो यहाँ पे ये ग्रुप कुछ अलग काम कर रहा, फिर यहाँ पे कुछ अलग काम चल रहा। इसी तरह हर एक ग्रुप अलग अलग काम करता था। ये बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल कर चुका है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी इसमें एक्सपर्टीज हासिल करे, ये कुछ और काम कर सकता है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और वो उसने कैसे फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया और फैक्ट्री सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी ये हमने जाना। अब आइए इस इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमने देखा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। स्टीम रेल्स, स्टीमर शिप्स, बोट्स, और सबसे जरूरी बात, ब्रिटेन में आप देखेंगे ब्रिटेन ने कैनाल नेटवर्क्स, क्रॉस कंट्री कैनाल्स, पूरे कंट्री में ब्रिटेन में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अगर आप ब्रिटेन का फिजिकल मैप देखेंगे, ब्रिटेन में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। उस रिवर्स को यूज करके ब्रिटेन ने पूरी कंट्री को कैनाल से कनेक्ट कर दिया। अब कैनाल भी जस्ट लाइक सी एक चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। इट्स चीपर देन रोड, इट वाज चीपर देन रेल। तो इसने भी ब्रिटेन को काफी फायदा पहुंचाया। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मार्केट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। फेमीन्स इफेक्ट वाज रिड्यूस्ड, अकाल जो पड़ते थे, अकाल का इफेक्ट रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ? अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो ये अगर हमारी कंट्री है, यहाँ पे एक सिटी है ए, यहाँ पे एक सिटी है बी, यहाँ पे आ गया फेमीन। फेमीन आया तो यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नेचुरली उतनी अच्छी नहीं रही, यहाँ पे चीज़ों की किल्लत होने लगी। लेकिन यहाँ पे तो फेमीन नहीं आया था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से चल रही थी जैसे पहले थी, नॉर्मल। तो अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ का जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो हम थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिटी ए तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से इस फेमीन का जो इम्पैक्ट है, भूखमरी से जो लोग मरते थे, वो कम हो जाएगा। तो फेमीन्स इफेक्ट वाज रिड्यूस, ये भी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन थी। अब इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी चल रहा है। क्लाइमेट समिट्स और डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हम एनवायरनमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे, आज भी दुनिया जूझ रही है कि इस पॉल्यूशन को कैसे काबू पाया जाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय तो ऐसा था कि बिल्कुल नई चीज थी, ड्रामेटिक चेंज था। उससे पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा कारखाने नहीं थे तो चिमनीज नहीं थी तो धुआं नहीं फैलता था, उतने मोटराइज्ड व्हीकल्स नहीं थे, वो धुआं नहीं छोड़ते थे। पॉल्यूशन कम था, काफ़ी कम था, पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही कम था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह फैक्ट्रीज में, मोटराइज्ड व्हीकल्स में जिस तरह का बूम आया, उसके बाद इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा कि इसकी बात मत पूछिए। तो उस पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो स्टार्ट हुआ, ये भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। हालांकि ये एक निगेटिव इफेक्ट है। डिस्प्लेस्ड फार्म वर्कर्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फायदा पहुंचाया। जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसमें कम लेबर रिक्वायरमेंट थी, वो डिस्प्लेस्ड लेबर, वो अनएम्प्लॉयड लेबर कहाँ जाएगा? वो शहरों की तरफ भागा, जहाँ इंडस्ट्रीज लग रहे थे, कारखाने खुल रहे थे, वहाँ पे काम करने की कोशिश की उसने। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे, हैंड वीविंग, अब जब मशीन ने परफेक्ट कर लिया वीविंग को, तो हैंड वीविंग तो स्लो ही होगी। हैंड वीविंग थी स्लो, और उसकी फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, उतना फिनिश नहीं था उसमें। तो हैंड वीवर्स जो थे, जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे, उनका बिजनेस खत्म होने लगा धीरे धीरे। अब देखिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ब्रिटेन को उसके कॉलोनीज ने मदद की थी। कॉलोनीज ने कैसे मदद की थी? रॉ मटेरियल्स से और मार्केट्स फॉर फिनिश्ड गुड्स से, मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। लेकिन ब्रिटेन के पास तो कॉलोनीज थी, लेकिन ब्रिटेन के बाद जिन देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सारे देशों के पास ब्रिटेन के बराबर कॉलोनीज नहीं थी।
तो लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो धीरे धीरे उनके यहाँ भी शुरू हुआ होगा। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत के बाद उन्हें रॉ मटेरियल और मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स की भी जरूरत पड़ी होगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रिटेन के पास जब कॉलोनीज है तो हम भी कॉलोनीज हथियाएं। लेकिन इस बीच ब्रिटेन का प्रोडक्शन भी तो बढ़ा था, तो वो भी तो चाहते थे कि हम और कॉलोनीज हथियाएं। तो ब्रिटेन कुल मिला के पूरे यूरोप में कॉलोनीज की होड़ लग गई, होड़, जिसे हम स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका नाम का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे हम कॉलोनाइजेशन टॉपिक में। तो अफ्रीका उस समय तक बहुत ज्यादा कॉलोनाइज नहीं हुआ था, तो अफ्रीका के लिए एक होड़ लग गई कि अफ्रीका को कौन कब्जे में लेगा। अफ्रीका में क्योंकि रॉ मटेरियल्स बहुत थे और आप जब कॉलोनी बसा लेंगे तो वहां मार्केट भी बन जाएगा फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो ये कॉलोनीज की होड़ लगी और इस कॉलोनीज की होड़ ने कहीं ना कहीं आगे जाके वर्ल्ड वॉर में भी कंट्रीब्यूट किया, जो दुनिया को काफी हद तक तबाह कर चुका था। इसके बारे में हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ेंगे। अब नौवां जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट था वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। अब देखिए, हमने बात की कि मर्चेंट क्लास जो था ब्रिटेन का, वो मर्चेंट क्लास काफी वेल्दी हो चुका था, काफी इन्फ्लुएंशियल था, उसके पास काफी पैसा था। लेकिन जब ये जो वर्किंग क्लास था, जो या तो एग्रीकल्चर से डिस्प्लेस होके आ रहा है या पहली बार ही वो इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, उसके पास कई सपने थे कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, रहने को घर मिलेगा, अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, मेरा अच्छा खाना रहेगा, ओवरऑल एक लाइफस्टाइल मेरा बढ़िया रहेगा। पर ये सारे सपने सिर्फ सपने ही रह गए। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास था उन्होंने शोषण शुरू किया इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। शोषण किस तरीके से? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 15 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करना है आपको, 18 घंटे तक काम किया जाता था, करवाया जाता था। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं रुके, बच्चों से काम करवाया। चाइल्ड लेबर्स इतना प्रिवेलेंट हो गया कि बच्चों को तनख्वाह बहुत कम देनी है, तो बच्चों से काम करवाया जाता था। उसके बाद जो नई नई इंडस्ट्रीज थी, उस इंडस्ट्री में जो मशीन थे, उस मशीन में हैजार्ड तो रहता ही है किसी भी तरह के आप इंडस्ट्रियल मशीन में काम करते हैं, तो एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते थे और ये सब कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो गई। तो धीरे धीरे, हालांकि ये हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया में भी लेबर लॉज लाया था ब्रिटेन में आने के काफी साल बाद। लेकिन ब्रिटेन में थोड़े दिन के इस शोषण के बाद वहां के वर्किंग क्लास को पता चला कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, यूनियन नहीं बनाएंगे तो हमारा काम करना मुश्किल है। तो धीरे धीरे ब्रिटेन में लेबर यूनियंस बनने लगे और चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशंस भी बने थे। अब अगला जो इफेक्ट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज लाइक इंडिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन किसके दम पर ग्रो किया? ब्रिटेन ने क्या किया कि अपनी कॉलोनीज को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। अब जब मेरे देश में सब कुछ बना बनाया आने लगेगा, जब मेरे देश में टीवी बना बनाया आ रहा है, जब मेरे देश में टेलीफोन बना बनाया आ रहा है, कुछ भी, कोई सा भी सामान अगर वो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में आ रहा है तो मैं क्यों बनाऊंगा कंट्री में? अगर मुझे बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल को अपने पास रखना चाहिए, उससे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए और बनाना चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस कंट्री को रूल कौन कर रहा हो? वहां का एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो वहां का नेटिव हो, ना कि कोई ब्रिटिशर्स जैसा फॉरेनर। फॉरेनर्स का सिर्फ एक मोटिव था, एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश ने अपने पूरे रूल के दौरान सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है, हर एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। हालांकि इस पे भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, लोग कहते हैं कि कुछ तरह से फायदा भी पहुंचाया है, जैसे रेलवे डेवलप किया। पर इस पे बात यह हो सकती है, क्या अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया में रेलवे नहीं आता? क्या अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया में टेलीग्राफ नहीं आता? ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखिए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज शुरू हो गया, क्योंकि कॉलोनीज को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और नेट इंपोर्टर ऑफ फॉरेन गुड्स बना दिया गया। अब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन इसलिए क्योंकि फैक्ट्री जो थी अर्बन सेंटर्स पे लगती थी, तो लोग धीरे धीरे खेतों से, एग्रीकल्चर से पलायन करने लगे, रूरल एरिया से पलायन करने लगे और शहरों की तरफ आए। और शहरों में उस समय के शहर ऐसे नहीं थे कि आज जितने बड़े बड़े शहर हैं कि लाखों करोड़ों लोग रहने के लिए जगह है। वहाँ के उस समय के शहर बहुत छोटे थे, शुरुआती तौर पे थे। शहर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, बहुत ज़्यादा इंफ्रा नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स
पलायन करके शहर की तरफ आए और वहीं बसने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली होना क्या था, अनहाइजीनिक कंडीशन। कहते हैं कि 1750s का मैनचेस्टर इट वाज लाइक अ सुअर, मतलब वो एक नाले की तरह था। वहां पे इतनी गंदगी थी, अगर 100 लोगों के रहने की जगह है वहां 5000 लोग आ जाएं तो वो किस तरह रहेंगे। छोटे छोटे झोपड़े में 50 लोग रहेंगे, वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और रोड्स की बात तो आप भूल ही जाइए। रोड्स तो खैर बहुत बाद में डेवलप हुए हैं। तो ये रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, और अर्बनाइजेशन ही नहीं हुआ, अर्बनाइजेशन बिल्कुल अनहाइजीनिक अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से डिजीज का भी बर्थ हुआ, एपिडेमिक्स शुरू हो गए। तो एपिडेमिक्स को भी आप एक इफेक्ट में ऐड कर सकते हैं। 13वां रीजन आप देख रहे होंगे, स्टॉक मार्केट। अब जब कैपिटलिज्म बढ़ा, अब ये कैपिटलिज्म क्या है इसके बारे में मैंने आपसे बहुत चर्चा अभी नहीं की है, मोटे तौर पे आप फैक्ट्री सिस्टम को ही अभी समझ लिए, हालांकि ये इसका एकदम सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म इसका डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जब कैपिटलिज्म बढ़ा तो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टॉक मार्केट, जो आप शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, या आज तक चल रहा है। तो ये देन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, ये देन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। शेयर मार्केट का कंसेप्ट आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे अगर मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, एक कंपनी मैं बनाऊंगा ABC लिमिटेड, तो मुझे इसके लिए कैपिटल चाहिए होगा। ये कैपिटल कहाँ से आएगा? ये कैपिटल आएगा इधर डेट से और आएगा इधर इक्विटी से। तो इक्विटी मतलब मैं अपनी कंपनी में किसी को पार्टनरशिप दे रहा हूं, तो उसके लिए मैं शेयर्स इशू करूंगा। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। भाई एक और जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, वो था इमर्जेंस ऑफ सोशल क्लासेस। अपर क्लास, या जिसे कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते थे, मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन थे, और लोअर क्लास जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व वाला जो क्लास था वो था हमारा कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। और सबसे ज़्यादा जो ऑपरेस्ट क्लास था वो था हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्लास। इसके बारे में यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है, इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनता है। उस लेक्चर में विल बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी बताता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस आप अभी ये जान लीजिए कि यहाँ एक कैपिटलिस्ट क्लास था। ये कैपिटलिस्ट क्लास कौन थे? फैक्ट्री ओनर्स थे। ये सबसे ज़्यादा प्रभुत्व वाले क्लास थे, प्रभावशाली क्लास थे। इनके पास सारा कंसंट्रेशन ऑफ मनी जो है इनके हाथ में ही था। और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं ये एक्सप्लॉइटेड क्लास था, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास, जिसे हम इस इंडस्ट्रियल वर्कर को प्रोलेटेरिएट भी बोलते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे डिस्कशन होगा इस पर। और सबसे जरूरी कारण जो दुनिया को अगले तकरीबन 200 सालों तक इफेक्ट करने वाला था वो था कि डोमिनेंस ऑफ यूरोप एंड यूरोपियन नेशंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स स्टार्टेड एंड विच वाज टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब आप 1750 की बात कर रहे हैं, 1750 की बात, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। तो तकरीबन 200 सालों का समय, 200 सालों के लिए यूरोप का जो डोमिनेशन था वर्ल्ड पे वो स्टार्ट हो गया। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। अब आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को कहा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर के पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म देखा होगा, लुडाइट। ल्यूडाइट क्या है? अब ल्यूडाइट्स जो थे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के खिलाफ थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के खिलाफ थे, क्योंकि इसने क्या थे कि पहले जो 10 लोग मिलके करते थे, अब मशीन आ गई तो 5 लोग बंदा ही कर रहा है। तो ये बचे हुए जो सरप्लस हैं, ये 5, ये कहाँ जाएंगे? ये 5 लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये एक ल्यूडाइट ग्रुप बना और इनका लीडर था नेड लड। ये जो लड था ये मशीन स्मैश करता था। अब ये जाके मशीन तोड़ डाली इसने, इनका ग्रुप गया कारखाने में गया और दो चार मशीन फूक डाली, तोड़ डाली। तो ये थे लुडाइट्स। तो अगर कहीं जिक्र आता है कि लुडाइट्स का, आपको कहीं भी, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कहीं कहीं लुडाइट्स जिक्र आ सकता है। तो ये लुडाइट टर्म जो है बेसिकली ऐसे ग्रुप के लिए यूज होता है जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के खिलाफ हैं, जो मैकेनाइजेशंस के खिलाफ है, जो मशीन्स के खिलाफ है। अब आइए थोड़ी बात करते हैं फेजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो अभी तक जो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सीखा है वो था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड विच वाज लेड बाय ग्रेट ब्रिटेन,
और क्यों ब्रिटेन में शुरुआत हुई सबसे पहले, इसके बारे में हमने जाना है, कारण क्या थे। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की खासियत क्या थी? इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर आपसे कोई खासियत पूछे तो आप कह सकते हैं कोल, स्टीम एंड आयरन। कोल के थ्रू स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था और आयरन ओर की जो माइनिंग और मास स्केल पे रेल रोड्स बिछाए गए थे। बोले तो रेलवे लाइंस बिछाई गई थी, तो जिस पूरे कंट्री को, पूरे ब्रिटेन को रेलवे नेटवर्क से कवर कर दिया गया, जिसपे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान हुआ। तो इस फेज में हमने जोर दिया कोयले का उत्पादन पे, आयरन ओर के माइनिंग पे, और स्टीम इंजन को किस तरह हार्नेस किया जाए। स्टीम की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए स्टीम इंजन बनाया गया और उस इंजन के इस्तेमाल से हर फील्ड में उसने भूमिका निभाई। एक तो रेलवे इंजन तो है ही, ये तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेलवे इंजन है। उसके बाद स्टीमर बोट्स आए। कोल माइंस में क्या होता था, एक स्टेज के बाद जाने पे अगर आप ये माइन है, यहाँ तक अगर माइनिंग हो गई तो यहाँ पे पानी भरने लगता था, ये वाटर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता था। इसका सॉल्यूशन भी प्रोड्यूस किया स्टीम इंजन ने। स्टीम इंजन से एक पंप बनाया गया जिससे ये पानी बाहर एक्सपेल किया जाता था, नहीं तो माइनिंग क्या होती, यहीं तक रुक जाती, इसके नीचे भी तो कोल है। तो इस स्टीम इंजन ने अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ कोल मुहैया करवा दिए ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि पहले तो माइनिंग कहाँ तक हो सकती थी, इस लेवल तक। अब माइनिंग की कोई लिमिट नहीं बची, क्योंकि किसी भी लेवल पे कितना भी पानी आए वो पंप काम करता रहेगा और पानी को बाहर निकालता रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज, जिसने फैक्ट्री सिस्टम शुरू किया, जिसने कोल, स्टीम और आयरन के यूज से रेल रोड बिछाया तो पूरे कंट्री ग्रेट ब्रिटेन को इसने रेलवे के नेटवर्क से कनेक्ट किया। अब देखते हैं दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर इसकी बात करें तो इट वाज लेड बाय यूएसए एंड जर्मनी। अब जैसे पहले रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाज द सेकेंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। हालांकि ये मास प्रोडक्शन की शुरुआत फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी हुई थी, लेकिन यहाँ मास प्रोडक्शन और भी बड़े स्केल पे शुरुआत हुआ। और एक और चीज आई थी, वो थी असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है? अगर आपने कभी कार का कारखाना देखा, कार बनने की फैक्ट्री, तो एक लाइन होती है, इस लाइन पे यहाँ पे कार लगी रहे, कार का ढांचा लगा रहेगा, वहां पे टायर को हटा के कोई ग्रूव में डालेगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या है कि उसके स्क्रू टाइट करेगा, थर्ड ग्रुप क्या है उसे कवर डालेगा। ये एक तरफ की टायर की बात हो रही है, और उसी तरह दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप इसमें सेम काम कर रहा होगा। और इसी तरह ये असेंबली लाइन जिस जगह जाके खत्म होगी वहां पे एक फिनिश्ड कार आपको मिल जाएगी। तो ये था असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो इसकी शुरुआत भी हुई सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जहां तक बात है, तो इसमें जैसे फर्स्ट में कोल था सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी आई। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की खास बात क्या थी कि इसमें हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स ऑटोमेशन पे ध्यान दिया। आईटी सेक्टर, इसे आप बेसिकली एक आईटी रिवॉल्यूशन के तौर पर भी जान सकते हैं। ये एक आईटी रिवॉल्यूशन था। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग हैं। इस फेज में अब देखिए, अब कोई सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो आज ये बात नहीं हो रही कि हमें कोल चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी कोल की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि कोल चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आज बात हो रही है हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हमें विंड चाहिए, हमें सोलर एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी चाहिए। इन सब एनर्जी सोर्सेज के बारे में ज्योग्राफी में बात करेंगे। लेकिन आज कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा? आज का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जेनेटिक्स, 3D प्रिंटिंग। इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, और मेरे ख्याल से 2013 के मेंस पेपर में शायद आया था। 2013 के मेंस पेपर में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी है आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब अभी जब हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो इस समय इस फील्ड का योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर कोई वैक्सीन डेवलप होती है, कोई मेडिसिन डेवलप होता है, वो इसी फील्ड की देन होगी, बायो टेक्नोलॉजी की।
आज से अगर 200 साल पहले कोरोना आता तो वैक्सीन तो दूर की बात है, पूरी दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि उस समय किसी के बस की बात नहीं थी कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज हमारे पास काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो उस पर बिल्ड करके हम वैक्सीन 1 से 1.5 साल में बनाने की बात कर रहे हैं। उस समय ये संभव नहीं था। नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स की बात हो रही है। इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे GS3 के साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। यहाँ पे इस पे डिस्कशन नहीं करते, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो ये लेक्चर पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो हम अभी 4th फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हैं। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये टॉपिक इतना ही था। इसमें हमने जानने की कोशिश की कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हमने जाना, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड कैसा था, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, व्हाट जाना इसका, ये व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरा जाना वेयर, ये कहाँ हुआ। हालांकि ये पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई, बिगिनिंग हुआ इसका ब्रिटेन में। तीसरा हमने जाना व्हाई, ये मोटे तौर पे तो हुआ ही क्यों, और हुआ भी तो सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों हुआ, ये जाना हमने। उसके बाद इसने दुनिया को किस तरह इम्पैक्ट किया, क्या क्या चीज़ें बदली, जिसमें हमने फैक्ट्री सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम से फैक्ट्री सिस्टम का ट्रांजिशन, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें देखी थी। अब इसमें इम्पैक्ट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी, कुछ चीज़ें नेगेटिव थी। ये आपका काम है कि पूरे इम्पैक्ट को बाइफरकेट करके लिखना। सारा चीज़ मैं आपको स्पून फीड नहीं करूँगा। इसके बाद हमने जाना कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जो है, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, फिर इसे हमने सीखा कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ इट इम्पैक्टेड वर्ल्ड इन जनरल एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन स्पेशल। तो ये हमने सीखा। और इसके बाद लास्ट में हमने थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश की कि फेजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। फेजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है कि 4 फेजों की बात की, अभी हम लोग 4th फेज में हैं। अब देखिए, इस टॉपिक में कुछ चीज़ें मैंने फोकस नहीं की हैं, लेकिन बात की है। मैंने बात की कैपिटलिज्म की, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया, तो हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, लेकिन इस पे घबराने की बात नहीं है। इस पे डिस्कशन हम करेंगे जब हम अपना एक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो उस कैपिटलिज्म पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक, इन सब की बात हुई। ये साइंस टेक का टॉपिक है, इस पर भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद अब आप इसमें से नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैंने क्या किया है कि यूजुअली आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें लोग नोट्स बनाने जैसा नहीं रखते, वो फोटोज़ के माध्यम से आपको समझाने को, और एक्चुअली पावर पॉइंट उसी तरह का होना चाहिए। पर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बोलता जाऊँगा और मैं जो बोल रहा हूँ उसे पॉज कर करके आप लिखते रहेंगे तो उसमें बहुत समय बर्बाद होता है स्टूडेंट्स का। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन में ही नोट्स के ही फॉर्मेट में लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपने अगर लेक्चर को अच्छे से समझ लिया है तो अब आप शुरुआत से उस नोट्स को लिख सकते हैं। और ये हैंड रिटन लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हैंड रिटन, एक बार आपने मेरा लेक्चर सुना, दूसरी बार आपने हैंड रिटन नोट बनाए, एक बार का रिवीजन तो आपको इमीडिएट हो गया। तो इससे ये फ़ायदा है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ये चैनल आपका है, ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। आपको पसंद आया ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आगे ऐसी वीडियोस और भी ला सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और बी सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।